सो आपकी चाय ठंडी होने से पहले हम प्रियम्बल्स क्या होता है ये समझ लेंगे। सो प्रियम्बल्स आखिर में है क्या? सो प्रियम्बल्स को पहले प्रियम्बल नहीं कहा गया था। सो प्रियम्बल को पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया, वो आगे जाके प्रियम्बल बना। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, और ये लैटर टुक शेप ऑफ प्रियम्बल, वो आगे जाके प्रियम्बल बना। क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा डीप जाऊँगा जो कि आपको इंटरव्यू में या फिर नॉर्मल डिबेट्स में काम आएगा ये। सो अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, सो क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ओके, जो असेंबली बनाई गई थी, जो कि हम कह सकते हैं इंटरिम असेंबली थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट। सो क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड फर्स्ट प्रोक्लेम इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ये क्यों कहा गया? सो पहले आप सोचिए कि पहले अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, राइट। उन्होंने बहुत सारा हमें एक्सप्लॉइट किया, तो उनकी पहली सोच ये आती थी कि नहीं भाई, हम किसी और कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, सो हमें पहले इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड फर्स्ट प्रोक्लेम इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, राइट। सो विथ ऑल टेरिटरीज रिमेनिंग ऑटोनॉमस एंड पोसेसिंग रेसिडुअरी पावर। सो विथ ऑल टेरिटरीज, जो कि हमारे इंडिया के जो बाकी सब स्टेट्स हैं, उनको ऑटोनॉमस पावर मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, नेक्स्ट पैरा में, ऑल इंडियंस वुड बी गारंटीड। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब सोचिए, अब अंग्रेजों ने तो इतना एक्सप्लॉइट किया था, तो हमारा बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण हमें छोटी, अभी जो हमारे लिए जो नॉर्मल बात है, तो तब वो बहुत बड़ी बात थी। सो गारंटीड जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप, वेकेशन, एसोसिएशन एंड सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो अब हम जो प्रेजेंट 2024 में देखते हैं, 24-25 जो कहो, सो यहाँ पे हमें एक्चुअली ये सब मिला हुआ है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू नहीं है, राइट। सो तब तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या फिर फेमर्स, उन्होंने सोचा था कि नहीं भाई, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उनके जो लॉस हो गए या फिर जो आर्टिकल्स हो गए, वो ये सारे पॉइंट्स को मैच कर सके, राइट। और यहाँ क्या कहा है? एंड एडिक्वेट सेफ गार्ड वुड बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लास और डिप्रेस्ड पीपल्स। सो यहाँ पे क्या कहा कि हम उनको सेफ गार्ड करेंगे, या फिर माइनॉरिटीज़ को, जो कि मेजोरिटीज़ वाले, इनको एक्सप्लॉइट ना करें। बैकवर्ड क्लास को, यानी कि अदर कैस्ट वाले, फिर जनरल कैटेगरीज वाले और फॉरवर्ड कैस्ट वाले, उनको एक्सप्लॉइट ना करें। और डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि मोस्टली पुअर्स, इनको रिच पर्सन्स एक्सप्लॉइट ना करें। तो इनको भी हमें एडिक्वेट सेफ गार्ड देना चाहिए, ये कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ओके, सो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लेट मी क्लीन दिस अप। ये कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने बनाया, तब ये सारे पॉइंट्स उनको दिए गए थे कि भाई नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओगे, ये पॉइंट्स को मैंडेटरी इंक्लूड कीजिएगा अपने आर्टिकल्स में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये इट्स लाइक ब्लू प्रिंट, राइट। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके पहले जो ब्लू प्रिंट्स दिए गए थे वो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जब बन गया तो उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर किसके बेस ऊपर था? प्रियम्बल्स के, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ब्लूप्रिंट, राइट। सो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, वेट, ओके। सो नेक्स्ट क्या कहा गया है? प्रियम्बल्स। सो प्रियम्बल्स देखने से पहले आप क्या करेंगे? ये जो मैप है या फिर माइंड मैप, इसको हम पूरा टॉपिक देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, जब रिवीजन करेंगे हम एग्ज़ाम के लिए, तब ये मैप बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। सो हम इसको बाद में एक बार रिवाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा प्रियम्बल। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब वहाँ पे
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो क्या 100 करोड़ पब्लिक यानी जब वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी 100 करोड़ होगी या फिर आसपास होगी, तो सारे मिलके सबने मिलके क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? नहीं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? तो इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि पीपल है इंडिया के, उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को उस पार्लियामेंट में बिठाया, वो रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ओके, सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं, 100 करोड़ पब्लिक है, उन्होंने कुछ 100 यानी कि 100 रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में बिठाया, यानी कि एक 1 मेंबर रिप्रेजेंट 1 करोड़ पब्लिक, राइट। सो ऐसा कुछ हिसाब किताब है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। सो ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सब हैव सॉलनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे नेशन यानी कि हमारे इंडिया को 5 पॉइंट्स दिए गए, 5 नाम दिए गए। एक तो सोवरेन, दूसरा सोशलिस्टिक यानी सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, दूसरा डेमोक्रेटिक, दूसरा रिपब्लिक। जब बना था तब 3 ही थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देख सकते हैं इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक। ओके, ये 3 पॉइंट्स तो यहाँ पे ही है, इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक, राइट। और यहाँ पे सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो मैच हो गया। अब ये सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में आया, कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया है। तो तब तो सेम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जैसा ही यहाँ पे दिया गया है, इंडिपेंडेंट की जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है? डेमोक्रेटिक। बाकी सब सेम है। अब वहाँ पे इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्यों दिया गया? पहले तो डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, हमारी नेचर ऑफ कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी का रूल चलता है। सो इंडिपेंडेंट क्यों दिया गया था कि तब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ तब उनके मन में अलग डर बैठा था कि नहीं भाई, अब ब्रिटिश वाले चले जाएंगे तो कुछ और शायद आ सकते हैं नेशन वाले और यहाँ पे रूल कर सकते हैं, कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट कहा कि नहीं भाई, हम हमारे देश में हम ही रूल करेंगे, ऐसा, राइट। सो यहाँ पे डेमोक्रेटिक ऐड किया गया है, कहाँ पे? प्रीएम्बल। इसलिए तो इसको मॉडिफाइड वर्जन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? सॉरी, प्रीएम्बल क्या है? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है? जस्टिस किस चीज़ में? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज़ में? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो यहाँ लिबर्टी को थोड़े लोग फ्रीडम समझेंगे। यहाँ पे लिबर्टी का मतलब फ्रीडम नहीं है, मगर थोड़े कॉन्टेक्स्ट में सेम है। सो लिबर्टी यानी कि हम कह सकते हैं इन द लेमन लैंग्वेज की हाँ फ्रीडम। हमारे लिबर्टी में कुछ कानून होते हैं, लॉस, उनको फॉलो करना होता है। फ्रीडम में कुछ कानून नहीं होते, सब जो मर्जी आएगा करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो लिबर्टी इन द सेंस फ्रीडम बट लिमिटेड, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रीडम बट लिमिटेड। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल, राइट। फर्टर्निटी, इसमें क्या है? एक्वायरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन ऑफ द नेशन, ये है फर्टर्निटी में। हम आगे जाके ये सारे एक्सपैंड करके पढ़ेंगे क्या क्या है। ये हो गया। ये सब देने के बाद लास्ट में ये कंक्लूजन टाइप समझो या फिर एंड पार्ट यानी क्लाइमैक्स समझो क्या है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस कब? 26th डे ऑफ नवंबर। सो 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था, लेकिन इसको 26 जनवरी में लागू किया गया। सो इसमें क्या कहता है? डू हियर बाई एडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पहले तो एडॉप्ट करना, फिर एनैक्ट करना। यानी कि एडॉप्ट करना यानी क्या? हाँ, हम इसको मंजूरी देते हैं, हम इसको स्वीकारते हैं। एनैक्ट, ठीक है, हम सब लोग स्वीकारते हैं इसको। एंड गिव टू आवर सेल्फ, जो कि हम अपने खुद के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पेश करते हैं। तो ये था इसका बेसिक, यानी कि
पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। सो जो अपना प्रियम्बल है वही ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, समझे ये बात को। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। प्रियम्बल क्या है? कुछ लोग कहते हैं प्रीफेस, कुछ लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है प्रियम्बल। पहले है जस्टिस। किसमें? इट कंप्राइज 3 एलिमेंट। अब जस्टिस में भी उसमें 3 एलिमेंट्स हमने देखे थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो पहले सोशल जस्टिस क्या होता है देख लेते हैं। सो सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये वाला पॉइंट याद रख लो। सोशल जस्टिस मतलब क्रिएटिंग ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस चीज़ पर? कैस्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। सो क्रिएटिंग ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब कोई आपको पूछ ले कि सोशल जस्टिस कहाँ कैसे मिल सकती है, तो हम इसको ये पॉइंट चिपका देंगे, क्रिएट ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जिससे हमें सोशल जस्टिस मिल सकती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस। यानी कि कोई अमीर है, रिच, वो पुअर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। सो जो रिच है वो पुअर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, राइट। सो ये है इसका इकोनॉमिक जस्टिस का पॉइंट। इवन पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन। अब सोचो एक 100 कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉयर है जिसका सेम एक्सपीरियंस है, सेम उसका वर्क है, और दूसरा एक एम्प्लॉयर है जो कि एक्चुअल में समझो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो कास्ट में है, लो कास्ट वाला है, और ये हायर कास्ट वाला है, और इसका जो एम्प्लॉयर होगा वो भी हायर कास्ट वाला है समझो। तो वो सेम कास्ट है बोल के इसको ज़्यादा सैलरी देना, ये सेम कास्ट है बोल के इसको डिस्क्रिमिनेट करना और कम सैलरी देना, ऐसा कोई भी कर नहीं सकता। जो मेरिट पे वो जॉब हासिल की है तो उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसे ही वो इकोनॉमिक जस्टिस को हम जस्टिस दे सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? अब यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस में ऑल द पीपल्स हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि कोई हायर कास्ट वाला है तो वही के एमएलए बन सकता है, वही के एमपी बन सकता है? नहीं। अगर उसको अच्छे वोट मिले, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है अपने एरिया को, वार्ड को कहे, या फिर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वहाँ पे, तो उनको वो सीट मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें जो रिजर्वेशंस होते हैं सीट्स में वुमेन्स के लिए, SC STs के लिए, वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया है क्या? एडिक्वेट सेफगार्ड देना उन लोगों को। किनको? माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड। अब डिप्रेस्ड पीपल में कोई भी आ सकता है, हैंडीकैप भी आ सकता है, वुमेन्स, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं इसमें, और जो कि दूसरे डिप्रेस्ड क्लास, SC ST, वो सब लो इनकम वाले। सो नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या है? अब इक्वालिटी मालूम है, सबको समान हक मिलना। सो मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी में, अब समझो कुछ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनको अलग से प्रिविलेज देना, थोड़े ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको अलग से प्रिविलेज देना, ऐसा नहीं चलेगा। एंड ऑल द पीपल्स हैव बीन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सो हम इसको ये इक्वालिटी वाला पॉइंट सोशल जस्टिस से हम लिंक कर सकते हैं। दूसरा है लिबर्टी। अब यहाँ लिबर्टी में मैंने एक पॉइंट याद किया है क्या? फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। सो वे ऑफ लाइफ चूज करने के लिए फ्रीडम है। हैव पॉलिटिकल व्यूज, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसमें फ्रीडम। एंड बिहेवियर इन सोसाइटी, उनका बिहेवियर कैसा होगा? थोड़े एंग्री मैन होते हैं, थोड़े लोग अलग अलग बिहेवियर के लोग होते हैं, राइट। सो उनको वो रहने का हक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिबर्टी। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट में मेंशन किया गया है कि
लिबर्टी डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी में आए वो करेंगे। ए पर्सन कैन डू एनीथिंग बट विद इन द लिमिट सेट बाय द लॉ। कानून के अंदर रहते हुए आप फ्रीडम यूज़ कर सकते हैं। यह नहीं कि मैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के चला जाऊँ, राइट, किसी का मर्डर कर दो, ओके, ऐसा इसमें लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी मगर कानून के अंदर रहते हुए। सो नेक्स्ट है फर्टर्निटी। तो इसमें मीन्स क्या है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, ओके, भाईचारे की भावना सब लोगों में होनी चाहिए और इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए विथ द कंट्री के साथ भी भाईचारा होना चाहिए, यानी कि आप कोई और कंट्री में जाके अपनी कंट्री का बुरा नहीं कह सकते। एंड एमोंग ऑल द पीपल्स, सो ब्रदरहुड एमोंग ऑल द पीपल्स भी होना चाहिए, एमोंग नेशन भी होना चाहिए, राइट। सो हम इसको थोड़ा एलाबरेट करते हैं। इट गारंटीज टू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। सो क्या कहते हैं, ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। जो यही पॉइंट है, इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री, वो नेशनल इंटीग्रिटी में आता है। और जो एंड एमोंग दी ऑल द पीपल्स आता है वो ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि आप बाहर निकले सुबह में जाके किसी को चाटा नहीं मार सकते बेमतलब का। अबे उसकी भी डिग्निटी है, उसकी भी कोई इज्जत है, राइट, समाज में। और नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि सेम, बाहर की कंट्री में जाके आपको वो कंट्री पसंद आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कंट्री को बुरा भला कहें। सो द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एंश्योर मटेरियल betterment and maintains a democratic setup, but that it also recognize that the personality of every individual is sacred। यानी कि अरे भाई वो भी इंसान ही है ना, तो उसको बेमतलब का मारना ये सब उसकी डिग्निटी के खिलाफ है कि भाई नहीं, हमारी भी थोड़ी इज्जत है, आके तुम आके मार के चले जाओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। सो फर्टर्निटी कैनॉट exist unless the dignity of each individual is preserved and respected। भाई उसकी भी रेस्पेक्ट है, आपकी भी रेस्पेक्ट है। To maintain this dignity, each individual must be guaranteed certain minimal justiciable right। तो यहाँ justiciable right क्या है, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स। आप उसको जाके मारोगे तो उसके फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहे हो आप। इस पर कोर्ट या फिर हमारे जो लीगल अथॉरिटीज है वो एक्शन ले सकते हैं। अब आते हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है, पहले तो means that nation states are free to decide for themselves। समझे, पहले तो उनकी मर्जी से जो स्टेप लेंगे। सपोज हमारा जो अभी हम बहुत सारे ग्रुपिंग्स में इन्वॉल्व है, राइट, ब्रिक्स, SCO मालूम है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में हम इन्वॉल्व है, यानी कि हम भी एक मेंबर्स हैं। तो अब हमारी मर्जी है, हम ब्रिक्स में भी रह सकते हैं, इसमें भी रह सकते हैं, UN में भी जा सकते हैं। ये हमारा फ्री टू डिसीजन लेने का तरीका है। ये नहीं कि हमने ब्रिक्स में ले रहे फिर SCO में ना रहे, क्यों भाई, वो हमारी मर्जी है, रहना ना रहना, नहीं भी रह सकते हैं मगर किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से। अबाउट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट दे वांट, द काइंड ऑफ रूलर क्या है, वही हम जो इलेक्ट करके जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा रूलर होगा, उसको हम डिसाइड करते हैं, राइट, एज अ पीपल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट दे वांट एंड देयर पॉलिटिक्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो हम चुन के भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स होता है, यानी कि हम यहाँ पे जो वोट देंगे उसके अनुसार वो वहाँ पे हमारी जो बातें होगी वो रखेंगे, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो समझो US एंड ताइवान। अब हम US से भी रिश्ते बना सकते हैं, ताइवान से भी बना सकते हैं, हम चाइना से भी बना सकते हैं। हालांकि चाइना कहता है कि नहीं, आप हमारे से बना रहे हो तो ताइवान से नहीं बनाना, क्योंकि ताइवान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ऐसा वो कहते हैं। मगर ताइवान वाले कहते हैं कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट नेशन है, राइट। सो हम क्या करते हैं, ताइवान से भी कुछ डील्स हमारी फाइनलाइज हुई हैं और चाइना से भी फाइनलाइज हुई हैं। तो हमारी मर्जी हम किससे बात करें, किससे रिलेशंस बनाएं। सो दूसरा क्या है, सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, राइट। सो सोशलिस्ट सेक्युलर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम 3 पॉइंट्स देख चुके हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, लेट मी टेक यू दैट, इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक। ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कहाँ पे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। हमारा सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 कनेक्ट नहीं होते हैं।
क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे सोशलिस्ट क्या कहता है, पॉइंट मीन्स दैट द अचीवमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, राइट। सो इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ये दोनों को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी हम कहते हैं। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स एग्जिस्ट साइड बाय साइड। और इसमें जो ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, उसमें भी हम प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर, अब जो पब्लिक सेक्टर्स ज़्यादा हो, पब्लिक सेक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट यूनिट्स, गवर्नमेंट के जो पब्लिक सर्विस से जो सेक्टर्स होते हैं सारे पब्लिक सेक्टर्स, PSUs कहते हैं, अगर वो गवर्नमेंट सब कुछ ब्रेड से लेके सब कुछ आपकी बेसिक एम्यूनिटीज़ के सारे क्या बोलते हैं उसके इंडस्ट्रीज, वो सब उसके हाथ में हो, तो हम उसको सोशलिस्ट टाइप ऑफ कंट्री कह सकते हैं, जैसे कि अपना USSR। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, नेहरूवियन सोशलिस्ट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। सो नेहरूवियन सोशलिस्ट क्या है, ये सोशलिस्ट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें थोड़े पब्लिक प्लेयर्स भी होंगे और प्राइवेट प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अब जब वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा हो जाए तो उसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम कह सकते हैं। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ पे है, ऑब्वियसली USA में है, यानी कि यहाँ वहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा है और उनका ही रूल चलता है वहाँ पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड USSR में गवर्नमेंट का रूल चलता है ज़्यादा। तो अब ये दोनों के बीच में जो आता है वो नेहरूवियन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी, हाँ थोड़े ये भी हो गए थोड़े वो भी हो गए। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये क्या सारे क्या है, सोसाइटियल वर्क, यानी कि हम कह सकते हैं इसको पॉवर्टी कम करना, इग्नोरेंस को कम करना, डिसीजेस कम करना, इनइक्वालिटी कम करना, ये सब उनका मेन मोटो होता है। अब आप सोचिए प्राइवेट प्लेयर होगा, प्राइवेट सपोज प्राइवेट कंपनी है, उसका मेन मोटो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट बनाना। लेकिन यहाँ पे ये सारे मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का उसका जो मेन मोटो होगा गवर्नमेंट का, वो क्या होगा, पॉवर्टी कम करना, इग्नोरेंस, डिसीजेस, इनइक्वालिटीज, ये सब कम करना, राइट। सो इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीवियन सोशलिज्म। अब ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है। किस एक्सट्रीम की तरफ, यानी कि सारे सब जो इंडस्ट्रीज होते हैं, सारे देश में जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होने चाहिए, राइट, वो कहता है मार्क्सिज्म। और यहाँ पे गांधीवियन क्या कहता है, यस होने चाहिए। लेकिन जो विलेजेस में जो हैंडीक्राफ्ट्स वो सब होते हैं ना, जो एग्रीकल्चर, उसको भी प्रमोट करते हैं गांधीवियन सोशलिज्म। सो इसके बीच का सोशलिज्म है ये। सो टूवर्ड्स गांधीवियन हेवीली लीन टूवर्ड्स गांधीवियन सोशलिज्म। इसमें क्या है, गांधीवियन में क्या है, मोस्टली पीपल्स के बारे में सोचना, राइट। तो कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो अब ये पॉइंट याद करना है, तो सोशलिस्ट जो टर्म है वो 42nd अमेंडमेंट में आ गया था। इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में वो ज़्यादा एम रखता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा एम रखता है, और जिसको हम गांधीवियन सोशलिज्म भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड आता है सेक्युलरिज्म। सो सेक्युलरिज्म आल्सो केम अंडर 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ओके, ईयर भी याद रखे ना। और ये अमेंडमेंट का पार्ट, जो सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूँगा। सो सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलर क्या है, सेक्युलर का मतलब मीन्स दैट द ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। सो यहाँ सेक्युलर क्या, सेक्युलर का मतलब क्या है, मीन्स दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, क्या क्या रिलीजन्स है, हिंदू, इस्लामिक, सिख, ईसाई, पारसी, ईसाई का मतलब क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि नहीं हिंदू वाले ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं तो वो सारे मिलके इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, राइट। और ये नहीं कि हिंदू लोग ज़्यादा है, सपोज हिंदू के मेंबर्स ज़्यादा है तो हम हिंदू सेंट्रिक पॉलिसीज लाएं जिससे हमें वोट मिले ज़्यादा, तो हमारा वोट बैंक भरा रहे, राइट, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। सो गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स। सो हम सेक्युलर के बारे में देख चुके हैं।
सो ये क्या कहता है, द वर्ड सेक्युलर appeared in only one article, that is article number 25 clause 2A, before it was inserted into the preamble. Okay, so the state, अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो द स्टेट विल प्रोटेक्ट एवरी रिलीजन इक्वली, हर रिलीजन को वो प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली स्टेट का मतलब वो MP UP ये सब नहीं है। सो बट द स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑन रिलीजन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सपोज एक पर्सन है जो कि PM बन गया, उसका रिलीजन है सपोज मुस्लिम, तो वो कल उठ के एक घोषणा नहीं कर देगा कि ये इस्लामिक कंट्री है, राइट। और सपोज कोई और है, सपोज सिख है, वो आके PM बन गया, जो कि हमारे थे ऑब्वियसली मनमोहन सिंह, तो उन्होंने कभी घोषणा नहीं की कि ये खालिस्तान है या फिर सिखों का देश है, राइट। सो ऐसा उसका फाउंडेशन ऑन रिलीजन नहीं बनाएगा। और ये सब 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, क्या, सेक्युलर वर्ड, और 2 वर्ड भी है, आगे हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 25 to 28 जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहता है, ये आगे फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे। और ये थोड़े केस स्टडीज है जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ज़रूरत भी नहीं है इसकी। सो डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो एस्टैब्लिश्ड फॉर्म यानी कि रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रख लीजिएगा। एस्टैब्लिश्ड फॉर्म क्या है? एस्टैब्लिश कहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया है? यहाँ कौन से फॉर्म में है? रिटन फॉर्म में है। सो विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। तो यहाँ पे विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन, तो क्या हुआ था, इससे पहले मैंने कहा था कि कुछ लोगों को हमने इलेक्ट किया, वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट। तो अब इसमें किसका ताकत है, किसकी पावर है यहाँ पे? वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे वो, या फिर जिन्होंने बिठाया उनको, यानी कि सिटीजन्स, या फिर कहो पीपल्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली पीपल्स ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है, उन्होंने ही तो बिठाया था उन लोगों को वहाँ पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। सो सेम उसको हम डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेसी के हाथ में पावर होना, यानी कि पीपल्स के हाथ में पावर होना। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे सपोज 100 करोड़ पीपल्स हैं, राइट। उन्होंने इलेक्ट किया 100 मेंबर्स को, राइट। वो 100 मेंबर्स ने इलेक्ट किया वन मेंबर जो कि PM। तो अब यहाँ पे सोचिए 100 करोड़ जो पीपल्स हैं, सो 100 करोड़ जो पीपल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट कौन करते थे? 100 मेंबर्स, जिसको हम MP भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो 1 PM बनाया, वो एक्चुअल में इन लोगों को किसने कहा था जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठा हूँ? हमने, थ्रू इलेक्शंस। तो हमने इनको इलेक्ट किया, तो जाके उन्होंने 1 PM को इलेक्ट किया, समझे। सो इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ये 100 मेंबर्स हमें रिप्रेजेंटेटिव, हमको रिप्रेजेंट करते थे। इसका एक 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग 1 करोड़ पीपल्स। और ये क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि ब्रिटिश वालों की भी सेम गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मगर उनकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सोवरेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमारी सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सोवरेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट यही डिसीजन बनाएगा और इम्प्लीमेंट कराएगा, तो इनके पास सारे डिसीजन मेकिंग के पावर होते हैं। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनमें सारे डिसीजन ये नहीं बना सकते, राइट। सो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन आता है? ऑब्वियसली वहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस जो हो गए, वहाँ के क्वीन और किंग। तो वहाँ के क्वीन जब कहती हैं तब ये सब काम चलता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, जो कि बिल पे अपनी सिग्नेचर करने के लिए ही बने हुए हैं, राइट। जब वो सब कानून वो सब बना देंगे तो ये सिग्नेचर कर देंगे, गिव हिज एसेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, यानी कि हमारा रूल, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस।
तो इसमें आप सपोज हर पॉलिसी बना रहे हैं। अब इसमें भी थोड़ा डीप में जाते हैं, रुको, लेट मी क्लीन दिस अप। तो सोचिए हमने इलेक्ट किया 100 मेंबर्स को। अब 100 मेंबर्स जो हो गए उसमें से ये लेजिस्लेचर, हम इनको लेजिस्लेचर कहते हैं, राइट। तो ये लेजिस्लेचर क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स को इलेक्ट करेंगे कुछ, और उनका एक हेड होगा जो कि पीएम। तो अब ये जो पांचों मिलके, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड 1 पीएम, ये जो भी करेंगे, यानी कि जो भी करेंगे इन द सेंस पॉलिसीज बनाएंगे, उनको यहाँ पे जवाब देना होगा, क्यों बनाई, कैसे बनाई, कहाँ से बनाई, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो हम इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनको भी विथ वोटिंग सिस्टम यानी मेजोरिटी से ये बिल को पास करवाना होगा, राइट। जब मेजोरिटी मिलेगी तभी तो ये बिल जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो जाके साइन करेंगे, राइट। सो ऐसा काम चलता है इन द पार्लियामेंट। सो नेक्स्ट, द टर्म डेमोक्रेसी इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस। ब्रॉडर सेंस यानी कि अब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक उसमें जो वर्ड है उसका मीनिंग जस्ट एक नहीं है, यानी कि एक मीनिंग क्या है, पावर ऑफ पीपल्स, राइट। ये इसका एक मीनिंग नहीं हो सकते हैं, इसका ब्रॉडर सेंस बनाते हैं। और ब्रॉडर सेंस किस बात में, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में, सॉरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, सोशल डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में, यानी कि इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो ज़्यादा वाइडर में है, यानी कि जस्ट वन पॉइंट को लेके ये बात नहीं करता है डेमोक्रेटिक वर्ड। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है, सो हम एंशिएंट हिस्ट्री में गणसंघर्ष देख चुके हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या थे, गणसंघर्ष, जो कि उनको इलेक्ट करके हेड ऑफ द, उनका जो क्लैन था उनका हेड बनाते थे। तो यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, वहाँ पे उनका क्लैन था, यहाँ पे हमारा स्टेट यानी कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज elected by the peoples. In the India, the president of India is the elected by. अब यहाँ पे इंडिया में कौन है हेड ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। और ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, क्वीन होगी वहाँ की। तो ऐसा काम चलता है। ए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 more थिंग्स, ओके, वास्टिंग ऑफ political sovereignty in the peoples and not in the single individual like king. तो अब इनकी जो मर्जी होगी, राइट, तो पीपल्स के अंदर होगी। जो पीपल्स यानी कि हम सिटीजन, हमारी जो मर्जी होगी उनके अनुसार ये काम करेंगे। कौन, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव्स एंड वो सब। लेकिन किंग की तरह नहीं, किंग का जो मर्जी होती है कभी भी उसको मर्जी हो जाती है कि उसके सन यानी कि उसके बेटे को किंग बना देते हैं, कुछ लैंड खरीदते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं जो कि वहाँ के फार्मर्स को, उनको जो भी हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, किंग के हाथ में ही सब पावर है, ये इंडिविजुअल, इसके हाथ में ही पूरा पावर है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके हाथ में पूरा पावर नहीं है। पीएम बनने के लिए ये स्टेप उसने फॉलो किए थे, राइट। पहले एमएलए बना होगा, फिर एमपी बना होगा, फिर एग्जीक्यूटिव बना होगा, फिर जाके पीएम बना होगा। ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं। ऑब्वियसली द ऑप्शंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल द पब्लिक ऑफिसर्स बीन ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। समझे। सो समझिए आरटीआई एक ऑफिस है, यहाँ पे कुछ रिच पर्सन जाके कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो ये फटाक से इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और वही जाके पुअर पर्सन जाके इसको इन्फॉर्मेशन मांगता है तो ये नहीं देते, राइट। तो एक्चुअल में देते हैं, मगर मैंने जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो इसको क्यों नहीं की। तो यही है ना, यहाँ पे कह सकता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल द पब्लिक ऑफिसर्स, यानी कि सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो सबके लिए है, ना कि प्रिविलेज्ड क्लास के लिए, राइट। तो पहले ज़माने में क्या था, किंग का जो भी होगा वो ज़मींदारों के लिए, प्रिविलेज्ड क्लास के लिए ज़्यादा होता था, बायस्ड। सो द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए हैं, राइट। जो कि सोशलिस्ट सेक्युलर को सोवेरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में लगाया गया था। और एक बात, जो इंटीग्रिटी शब्द है वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
ये दोनों को मिला के बना है। तो पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था पहले, उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन लिखा गया, तो याद रखिएगा। तो हम जाते हैं प्रीएम्बल में। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे वो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और दूसरा क्या है, इंटीग्रिटी, राइट। तो इंटीग्रिटी कहाँ पे, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। सो हम यहाँ पे अब माइंड मैप में आते हैं। ओके, तो ये माइंड मैप है। तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें ये सारे वर्ड्स ऐड किए गए थे, ये सारे वर्ड्स थे उसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये थे और ये 2 ऐड किए गए बीच में 42nd अमेंडमेंट में। नेक्स्ट है जस्टिस, किस किस में, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल में मिलेगी। लिबर्टी है ये, ना कि फ्रीडम। सो लिबर्टी क्या है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम यानी कि जो मर्जी में आए करो, लिबर्टी यानी कि मर्जी में आए करो मगर हद में रह के, यानी कि लॉस को फॉलो करते हुए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स भी है, वो आगे हम देखेंगे। ये भी फंडामेंटल राइट में है। थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में ये मौजूद है, कमेंट कीजिएगा। और फर्टर्निटी यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हाँ, और दूसरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राइट। तो नेशन के ऊपर भी रहना चाहिए भाईचारा और इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि आप रोड पे जा रहे थे, एक आदमी को देखा तो उसकी भी हमें डिग्निटी, उसकी भी हमें डिग्निटी फॉलो करनी चाहिए। और नेशन के ऊपर, आप दूसरे देश में गए और वहाँ का माहौल आपको पसंद आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने देश की बुराई करने लग जाओ उधर, कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अच्छा नहीं है ये सब, राइट। सो ये है प्रीएम्बल। होप आपकी चाय ठंडी नहीं हुई होगी, और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।